अंकित लाइव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां चुनाव सिर्फ वोटिंग नहीं होता बल्कि सत्ता की सबसे खतरनाक जंग बन जाता है। और इस बार भी कहानी कुछ अलग नहीं है। 2 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है, क्या बंगाल में लोकतंत्र सुरक्षित है या फिर हर चुनाव के साथ हिंसा इसका स्थायी हिस्सा बन चुकी है। क्योंकि पहले चरण में 23 अप्रैल को मतदान हुआ और आधिकारिक तौर पर कोई बड़ी हिंसा दर्ज नहीं हुई, लेकिन जैसे ही दूसरे चरण 29 अप्रैल को आया, तस्वीर बदलती नजर आई और कई इलाकों में झड़प हुई, हंगामा हुआ और हालात इतने बिगड़े कि सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। और यही नहीं, चुनाव आयोग को डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम के 15 बूथों पर दोबारा मतदान करवाना पड़ा और फाल्ता विधानसभा सीट के सभी 285 बूथों पर फिर से वोटिंग का फैसला लिया गया है। यानी चुनाव अब सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक तनावपूर्ण संघर्ष बन चुका है। हालांकि पहले चरण के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसे अब तक का सबसे शांतिपूर्ण चुनाव बताया है और कहा है कि लंबे समय बाद बंगाल में बिना किसी मौत के चुनाव हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच्चाई है या सिर्फ एक राजनीतिक बयान। क्योंकि जब हम पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड देखते हैं तो बंगाल का चुनावी इतिहास एक डरावनी कहानी बनकर सामने आ जाता है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में राजनीतिक हत्याओं की सबसे ज्यादा दर पश्चिम बंगाल में रही है और यही कारण है कि हर चुनाव के साथ हिंसा का मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ जाता है। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं इस रक्तचरित को साल दर साल, क्योंकि सच्चाई सिर्फ आज की नहीं बल्कि पिछले 2 दशकों से लगातार बनती आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही के चुनाव माहौल की, यानी 2024 लोकसभा चुनाव, जहां हिंसा को रोकने के लिए 900 से ज्यादा केंद्रीय बलों की कंपनियां तैनात की गई थी और इसका असर भी दिखा। लेकिन फिर भी मीडिया रिपोर्ट्स में 6 से 10 मौतें, 100 से ज्यादा हमले और कई जगहों पर ईवीएम तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। अब जरा 2023 के पंचायत चुनाव पर नजर डालिए तो यह चुनाव अपने आप में एक खौफनाक अध्याय है। नामांकन से लेकर मतगणना तक हिंसा का सिलसिला जारी रहा और लगभग 45 से 55 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 12 से 18 लोगों की जान सिर्फ मतदान के दिन चली गई। यानी लोकतंत्र का त्योहार खून से रंग गया। और यही नहीं, कई जगहों पर उम्मीदवारों का नामांकन तक नहीं भरने दिया गया। यह बताता है कि चुनाव वोटिंग नहीं बल्कि नियंत्रण की लड़ाई बन चुका है। अब आते हैं 2021 विधानसभा चुनाव पर, जहां ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सत्ता में लौटी। लेकिन इसके पीछे का एक बड़ा अध्याय छिपा हुआ है। कॉल ऑफ जस्टिस रिपोर्ट्स के अनुसार 1300 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई, 17 लोगों की मौत हुई और 7000 से ज्यादा छेड़छाड़ के मामले सामने आए। वहीं अमित शाह ने दावा किया कि 2019 से 2021 के बीच 130 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। मामला इतना गंभीर हो गया था कि कलकत्ता हाई कोर्ट को सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े। अब 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यह चुनाव बंगाल की राजनीति में बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जहां बीजेपी एक मजबूत ताकत बनकर उभरी, लेकिन इसके साथ ही हिंसा भी अपने चरम पर पहुंच गया। 7 चरणों में हुए इस चुनाव में 12 से 15 लोगों की मौत हुई, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए और खासकर उत्तर बंगाल और बैरकपुर जैसे इलाकों में लगातार झड़पें हुई। लेकिन अगर सबसे हिंसक चुनाव की बात करें तो 2018 का पंचायत चुनाव इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। करीब 75 लोगों की मौत, देसी बमों से हमले, बूथ कैप्चरिंग और 34% सीटों का बिना मुकाबले के तय हो जाना, यह सब कुछ बताता है कि लोकतंत्र किस तरह से दबाव और डर के साए में था। यह चुनाव सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक हिंसक संघर्ष का उदाहरण बन गया। अब 2016 विधानसभा चुनाव पर नजर डालते हैं, जहां केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के बावजूद 8 से 12 लोगों की मौत हुई और चुनाव खत्म होते ही हिंसा में अचानक उछाल देखने को मिला। आगजनी, विस्थापन और सैकड़ों लोग घायल हुए। यानी चुनाव होने के बाद भी हिंसा खत्म नहीं हुई। 2014 लोकसभा में भी बंगाल हिंसा का केंद्र बना रहा। 7 से 16 लोगों की मौत और 1298 राजनीतिक कार्यकर्ता घायल हुए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पूरे देश में चुनावी हिंसा में घायल हुए आम नागरिकों में से लगभग सभी बंगाल से थे। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है।
2013 पंचायत चुनाव में भी 20 से 30 मौतें दर्ज की गई थी और मतदान के दिन 17 लोगों की जान गई थी। वही 2011 विधानसभा चुनाव, जिसमें बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल गया। ममता बनर्जी ने 34 साल पुराने वाम शासन को खत्म किया, लेकिन हिंसा का सिलसिला यहाँ भी जारी रहा। 17 से 25 लोगों की मौत और सैकड़ों मामलों में डराने, धमकाने और यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई। सीपीएम नेताओं का दावा था 2011 से 2016 के बीच 183 वामपंथी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। अब 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो जंगल महल क्षेत्र में सीपीएम, टीएमसी और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला। मार्च से मई के बीच 15 मौतें हुई, लेकिन चुनाव के बाद हिंसा इतनी बढ़ी कि 150 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं दर्ज की गई और सीपीएम नेता बिमन बोस ने 269 समर्थकों की हत्या की सूची पेश की थी। 2008 पंचायत चुनाव में भी लगभग 45 मौतें दर्ज की गई थी। नंदीग्राम तथा सिंगूर की घटनाओं ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। वहीं 2006 विधानसभा चुनाव अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा, लेकिन फिर भी 5 से 6 मौतें दर्ज की गई। दोस्तों, अगर हम पिछले 20 सालों का पूरा डेटा देखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। बंगाल में चुनाव और हिंसा का रिश्ता कोई नया नहीं है, बल्कि लगातार चला आ रहा है। हर चुनाव में कहीं न कहीं खून बहा है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, और यही कारण है कि आज भी यह सवाल खड़ा होता है कि क्या बंगाल में लोकतंत्र वास्तव में सुरक्षित है या फिर यह सिर्फ सत्ता की जंग बनकर रह गया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में यह तस्वीर बदलेगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। अब सवाल आपसे है, क्या पश्चिम बंगाल चुनाव हिंसा रुक सकती है या फिर यह सिस्टम का हिस्सा बन चुका है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही गहराई वाले विश्लेषण चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।